हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु पांडे फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और यह है आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तर प्रदेश जुडिशरी। क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जब तैयारी करते हैं या बच्चे कोई भी हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, वेदर इट बी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन और एनी अदर बैंक एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो एक प्रश्न हमेशा उनके दिमाग को घेर के रखता है कि उनकी वैकेंसी कब आएगी। और वैकेंसी अगर आ भी गई तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो अपकमिंग वैकेंसी है मोस्टली 2020-22 में आ जानी चाहिए, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में, तो उसमें कितनी वैकेंसी थी? उसमें 610 वैकेंसी थी। और पहले जो कट ऑफ गया था वो गया था 208 गया था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। 450 नंबर का टोटल जो प्रश्न पत्र होता है उसमें। एंड मेंस एग्जामिनेशन जो 1000 नंबर का और 1000 मार्क्स का होता है उसमें जो कट ऑफ था 443। दैट मीन्स कि जो लास्ट कॉल आया था इंटरव्यू का वो 443 में आया था। ये इसलिए बताया क्योंकि ये आप एक दिमाग में रखिएगा कि उस टाइम वैकेंसी 610 थी, और अगर वैकेंसी कम होती हैं या ज्यादा होती हैं, मोस्टली कम ही होंगी। और जो सूत्रों से सुनने में मिल रहा है या लोग बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अराउंड 195 टू 100 सीट्स रहेंगी, आएंगी इस बार। बाकी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक र्यूमर्स है। तो हम तो र्यूमर्स को ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन आप एक दिमाग में रखिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। नाउ, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिटिंग इन दिस एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है कि एक आपके पास, आप जुडिशियल अगर सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये सब बेसिक चीजें हैं। जनरल कैटेगरी एस्पिरेंट्स के लिए एज क्राइटेरिया है 22 से 35 ईयर्स तक। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का। एंड मोस्टली सारे स्टेट्स में 5 साल का या 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है। और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह है। पीएच कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि आप एडवोकेट एक्ट के अंडर में 1961 के अंडर में आप इनरोल्ड होने चाहिए। ठीक है। और आप को हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट ये सारी चीजें आनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेजेस में क्योंकि काम होता है कोर्ट में, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज और डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एग्जाम की जो स्कीम होती है वह क्या है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसका जो होता है वह 450 नंबर का होता है। अब 450 कैसे होता है, थोड़ा ये जान लेते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है लॉ का पेपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और एक होता है जीके का पेपर। जीके में 150 क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के रहते हैं। और लॉ में 150 क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के रहते हैं। तो जो टोटल बनता है वह बनता है 300 प्लस 150। तो 450 का टोटल प्रश्न पत्र होता है। मेंस में इसी तरह 200 नंबर के 5 प्रश्न पत्र होते हैं, और इसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो पेपर वन होता है, अब इस यहां से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहले मैंने दो स्लाइड्स में बताया वो बहुत बेसिक चीजें हैं। आप जब किसी भी एग्जाम, ये आप वीडियो देख रहे होंगे वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजें आपको पता है, वो बेसिक चीजें हैं। यहां से होता है असली स्ट्रगल चालू। अब मान लीजिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसमें दो पेपर है। तो पहला पेपर जैसे जनरल नॉलेज का है, 2 घंटे का पेपर होता है। 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन या प्रश्न दिमाग में हिट करता है वह है कि ये पढ़ें कहाँ से। जीके है, जीके में हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन कल्चर है, ज्योग्राफी है, सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें डेप्थ क्या होनी चाहिए, तो ये आपको पता चलेगा। आप प्रीवियस 10 साल का पेपर उठाइए। कोई भी आप जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो यही है कि आप 10 साल का पेपर उठाइए। उसको कैटेगरी वाइज, ये आप जो टॉपिक्स हैं
ऐसा लिस्ट आउट कर लीजिए। इनके बाजू में आप लिखते जाइए कि हर साल किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछा है और इससे और क्या उनकी डेप्थ है। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद आप कोई एक या मैक्सिमम दो बुक्स सोर्स उठाइए। और जैसे उत्तर प्रदेश में घटना चक्र का प्रचलन बहुत है, घटना चक्र के पैटर्न में ही प्रश्न पूछे जाते हैं और कई सारे किताबें तो ढेरों हैं, लेकिन आपको पढ़ना एक ही से है। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उनसे आप पढ़ना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़िए और ये सारी चीजें, तो मेरा मानना है कि ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के ही इसको पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, अगर एनसीईआरटी का समराइज्ड वर्जन है, अच्छा है और आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है और आपने बचपन में आपने कमांड कर रखी है, तो आपको इस तरह डिटेल में फिर उस जरूरी नहीं है। आपको बस ऐसा रहना चाहिए कि जिस डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस डेप्थ के आंसर आपको आने चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लॉ सेक्शन। लॉ सेक्शन में बता दिया मैंने आपको क्या है। सब्जेक्ट देख लीजिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद परंजपे की एक बुक आती है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, वो उठा लीजिए या कोई और स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए। उससे जो भी बड़े बड़े ऑथर्स थे या ज्यूरिस्ट थे उन्होंने क्या कहा है उनको आप लिस्ट आउट कर लीजिए। अगर आप एक साल के ड्यूरेशन में तैयारी कर रहे हैं तो आप एक पतली नोटबुक बनाइए, उसमें किसने क्या कहा है, किसने कौन सी बुक लिखी है, हार्ट ने कौन सी बुक लिखी है, सैलमन ने कौन सी बुक लिखी है, तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। कौन सा ज्यूरिस्ट किस स्कूल से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा यूपीएससी में। कोई एक स्टैंडर्ड मटेरियल उठा के 20-30 पेज का या 40-50 पेज का, उसका सारा सार और सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है करंट इंटरनल अफेयर्स। ये सारी चीजें आप न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़िए या कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। या जो भी आप कोई चैनल अगर प्रेफर करते हैं यूट्यूब में, स्टडी आईक्यू हो गया, या कई सारे अच्छे स्टैंडर्ड चैनल हैं जो करंट अफेयर्स के लिए हैं, तो उनको फॉलो करते हैं तो उनसे आप सुन लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है। टीपी एक्ट है, आर के सिन्हा है, उसकी अच्छी बुक है। इंडियन एविडेंस एक्ट है, अवतार सिंह है। इंडियन पीनल कोड पीनल कोड केडिगोर। सिविल प्रोसीजर कोड के लिए आप तकवानी ले सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए आप केलकर ले सकते हैं एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अवतार सिंह ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या यही बुक पढ़ करके आप पास होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए। स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं होता है कि एक मोटी बुक, स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि जिसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो अथॉरिटी के साथ लिखी हुई हैं, सही लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि मिस इन्फॉर्म कर रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज यहाँ मैं पॉज लेना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। जब आप तैयारी करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आप रिवर्स मेथड अपनाइए, मेंस को फोकस रखते हुए तैयारी करिए, प्रीलिम्स की अपने आप होगी। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा आपने, उसके मेंस के क्वेश्चन आपने देख लिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, अगर डिस्क्रिप्टिव आया तो आप क्या लिखना है। इसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए या एमसीक्यू की कई बुक्स हैं, कई पब्लिकेशन हाउस हैं, परीक्षा मंथन हो गया, यूनिवर्सल हो गया, सिंघल्स हो गए, कई सारे हैं, यूपी के कुछ लोकल भी हैं। तो उनमें से कोई भी एक उठा लीजिए और जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। मेन गलती बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स का पढ़ते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते रहते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ अब मेंस एग्जामिनेशन का स्कीम जो है उस पर देखते हैं। पेपर 1 जनरल नॉलेज। अब इसमें वही सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये दिमाग में आता है कि ये मेंस के हिसाब से जनरल नॉलेज कैसे लिखेंगे। चलो लॉ तो लिख लेंगे, पढ़ लिए, जनरल नॉलेज कितना है, कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सेम प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्या हुआ था या 30-40 शब्द के आंसर पूछ लेगा, 3-4-5 लाइन के आंसर पूछ लेगा कोई से। तो आपको इसमें ज्यादा घबराना नहीं है।
बस जितना पढ़ना है आपको, मतलब जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे डिटेल में सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। रटना नहीं है। एक दिन में आप पढ़ के पेपर मेंस नहीं लिख सकते। आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। आज कुछ टॉपिक पढ़ा, उसको 4-5 दिन बाद रिवाइज कर लीजिए, ऐसा। और एक और चीज बताना चाहूंगा, आप जब भी जैसे कुछ काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पढ़ाई को छोड़ के या कोई काम, कहीं कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कुछ वर्किंग होंगे, आप कहीं बैठे हुए हो बाहर कोर्ट में कुछ जाते हैं तो आपको खाली टाइम मिल गया, तो आप कोई भी चैनल में लगा लीजिए 1.75 स्पीड में या 2x स्पीड में लगा लीजिए कोई भी जीके का टॉपिक, आप सुनते रहिए। क्या होता है, इससे रिवीजन होता है और आप सब कॉन्शियसली उस चीज में आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, तो आप, और आपके पास टॉपिक्स रहते हैं तो आप मेंस में लिख पाते हैं। तो आप इस तरह जीएस जीके के चीजें यूट्यूब में 2x स्पीड में सुनते रहिए। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है, सब्सक्रिप्शन लीजिए उसका। एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आपकी प्लेलिस्ट एक रिकमेंडेड प्लेलिस्ट होनी चाहिए। आपके प्लेलिस्ट में गाने और ये सारी चीजें नहीं रहनी चाहिए। अगर आप 1 साल का टाइम दे रहे हो तो 1 साल आप सिर्फ फोकस करो कि आपका एग्जाम पे फोकस हो। नाउ मूविंग फर्दर, पेपर टू। पेपर टू जो होता है लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर है। अब इसमें ऐसे है, ऐसे है तो ऐसे के लिए सबसे पहले आता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि लिखे लिखाए ऐसे खरीद लेते हैं। तो वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो सबसे गलत प्रैक्टिस होती है। आप क्या करिए, आप टॉपिक लीजिए, टॉपिक ऐसा विमेन ले लिए। विमेन का जितना भी ब्रेन मैपिंग होगा, ब्रेन मैपिंग एज इन उसके जितने भी सेगमेंट्स बनते हैं, सब सेगमेंट्स बनते हैं, वो सारी चीजें आप लिख लीजिए, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें फिर डालिए डेटा। डेटा, और डेटा आपका जैसे एग्जाम हो रहा है तो उसके 1 महीने पहले तक का जो अपडेटेड डेटा है वो आप उसमें मेंशन करिए। इसके बाद उसमें और भी जो एस्पेक्ट्स हो रहे हैं करंट के और सारी चीजें, और जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना है, तो क्या होगा आपके पास, अगर एक ब्रेन मैप होगा, ये सारी चीजें तैयार रहेंगी 2-3 पेज में विमेन के बारे में, तो आप वो चीज कई डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। विमेन के बारे में कई तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेम इसके लिए एक और मैं बुक बताना चाहूंगा। एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, डॉक्टर अवधेश सिंह है, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने ऐसे नहीं लिखे थे, इन्होंने लिखा था कि हाउ टू राइट ऐसे, बहुत पतली बुक है, ऐसे 120, 130, 40 रुपए की आती होगी। तो उस बुक को आप पढ़िए, और ये मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी बुक है। नाउ इंग्लिश प्रेशर राइटिंग। प्रेशर राइटिंग आप सबने बचपन में सीखा होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी। आप इसको वीकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एग्जाम पास है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, 15, 20, 30, 40 प्रेशर राइटिंग आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। नाउ ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन बहुत बेसिक पूछता है, बहुत बेसिक, ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं पूछता है, तो इसमें आपको इशू नहीं होगा। और जिनको अगर इशू हो हिंदी में थोड़ा, तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि ये स्किल्स वाले पेपर हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको रट के कुछ लिखना है, ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप होंगे, एक दिन में नहीं डेवलप होती। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। नाउ मूविंग फर्दर, पेपर थ्री। पेपर थ्री सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। इनमें आपको आंसर, मैं वही बता रहा हूँ कि आप इनकी सबकी जो भी स्टैंडर्ड बुक लिए हैं, उनके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि ज्यूडिशरी में एक पैटर्न चलता है। क्या पैटर्न है? यूपीएससी जैसा पैटर्न नहीं है कि कहीं से भी रैंडम कुछ भी क्वेश्चन बना देगा। इसमें एक लिमिटेड चीजें हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने टॉपिक हैं 30-40, उतने टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। पार्टनरशिप में जितने टॉपिक हैं 10-12 टॉपिक, उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। टॉट से भी ऐसा ही। तो लिमिटेड टॉपिक है तो उनको आप एक जगह लिख लीजिए, और उसके बाद आप उनके आंसर बना लीजिए। उनके शॉर्ट शॉर्ट में क्या उनमें कंटेंट डालना है, ये चीजें बना लीजिए, तो आपको इजी रहेगा। और तैयारी ऐसे ही होती है मेंस की। एक दिन पहले आप मेंस का पहले आप तैयारी करने बैठेंगे तो नहीं होगी, या प्रीलिम्स के बाद तैयारी करने बैठेंगे तब भी कठिन पड़ेगा। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की है या सारी चीजें। उन लोग को एक रेगुलर उनके रिवाइज कई बार हो गया रहता है, तो उनको पेपर लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो सिर्फ कॉलेज के बाद कई लोग रहते हैं कि हाँ अब प्लान किए कि चलो जुडिशरी का एग्जाम लिखते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंस की। और
क्योंकि स्पीड भी एक इशू आ जाता है। आप मेंस में जब बैठते हो आप सोचते हो कि हम चलो पढ़ लिए लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप रियलिटी में बैठते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नाउ मूविंग फर्दर, पेपर 4 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर एंड एविडेंस, सीआरपीसी एंड सीपीसी। इनके लिए एक एक स्टैंडर्ड बुक बता दिया है मैंने ऑलरेडी। आरबी केलकर है एंड तकवानी है, तो इन दोनों को यूज करिए और अपने आंसर बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के। पेपर 5 ये है आपका मेंस का वन ऑफ द मोस्ट डिटरमाइनिंग पेपर। अब इसके लिए सबसे जो ये लोकल लॉ है, आईपीसी तो चलिए ठीक है, सब आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो लोकल लॉ है इनको आप बेयर एक्ट अच्छे से पढ़िए। अगर आपको उत्तर प्रदेश में की कोई कमेंट्री मिल जाती है, कोई इनकी समराइज्ड कमेंट्री मिल जाती है, तो वो आप लीजिए। क्या है, आप जब आंसर लिखेंगे तो एक लोगों से अलग लिखेंगे। आप बेयर एक्ट तो लिख ही रहे हैं, बेयर एक्ट प्राइमरी चीज है, उस पर कमांड के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर कमांड करिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा एनहेंसमेंट के लिए थोड़े रिसेंट कुछ हो रहा है उससे कॉन्टेक्स्ट में, या कोई केस आया, तो ये सारी चीजें डालेंगे। तो ये क्या होता है कि शो करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं उत्तर प्रदेश में सर्विस करने के लिए। आपके आंसर से शो होगा कि हाँ आप वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं। तो ये सारी चीजें करिएगा, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये उत्तर प्रदेश जुडिशरी क्लियर करने का। तो आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते इसको। और मेरा ये एक और चीज कहना है, लोग इसको सबसे लास्ट में कहते हैं, मेरा मानना ये है कि आप इसको सबसे पहले स्टार्ट करिए। जिस दिन आपने तैयारी स्टार्ट की उसी दिन की बेरट ले आइए और डेली डेली पढ़ना चालू कर दीजिए। भले ही 1 घंटा दे, लेकिन इनको पढ़िए जरूर। नाउ अब आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और का टेस्ट होता है। ये एक दिन में होता नहीं है कि आप एक दिन में उठे और आपने बोलना बताना सीख लिया, या आप अपनी जो स्किल्स हैं वो एकदम एनहेंस कर लिया, ऐसे नहीं होता है। आपने आज सोचा कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, तो आप अपने एटीट्यूड में, एटिकेट्स में वो मैनर लाइए कि एक क्या पब्लिक क्या चाहती है एक जुडिशियल सर्वेंट से। तो ये सारी चीजें आप देखिए, और इंटरनेट पे देखिए, और सारी चीज बहुत अवेलेबल है, बहुत मटेरियल अवेलेबल है। बस वही है, हम सुनते हैं देखते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको अपने उसको अपनाते नहीं। तो ये सारी चीजें करना, आपको वैसा बनना पड़ेगा, तभी इंटरव्यू में वो होगा। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप रट के कुछ चीजें बताते हैं, वो जज जो हैं वो आपको ऑलरेडी आपका नॉलेज और ये सारी चीजें चेक कर लिए हैं। बस वहां आपको अब इंटरव्यू में दिखाना है कि आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है इंटरव्यू में। फिर उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का पॉइंट है। प्रिलिमिनरी राउंड में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक प्रश्न में फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.33 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये चीजें ध्यान देनी है। मेंस एंड इंटरव्यू में ऐसा कुछ सीन नहीं रहता है, ऐसा रहता नहीं है। नाउ अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या पढ़ना है। जब आप एग्जाम देते हैं तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड बुक रखिए या ज्यादा से ज्यादा 2 रखिए। मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ की एक बुक आती है सीएलपी की, आर के सिन्हा, सॉरी आरसी कपूर। तो आप आरसी कपूर ले लीजिए, या कोई कुछ लोग डुक्की पढ़ लेते हैं, कुछ लोग झाप वाला पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करिए कि आप कभी उस बुक के पीछे भाग रहे हैं, कभी दूसरी बुक के पीछे भाग रहे हैं। एक स्टैंडर्ड बुक रखिए जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएं, और उसको आप बार बार रिवाइज करिए, तो तभी सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आप आज ये पढ़ रहे हैं, फिर किसी ने बोला कि भैया वो ले लो, डुक्की दिल्ली में चल रही है, वहां के लड़के तो उसी से पढ़ के डीजेएस निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप अपने दिमाग में क्लैरिटी रखिए और सारी चीजें आपके हाथों में होंगी। फिर नाउ जनरल नॉलेज के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। घटना चक्र मैंने ऑलरेडी बताया है। और आप अगर जो ऐसे लिख रहे हैं या कॉन्टेम्प्रेरी कोई ऐसे आ गया, तो उसके लिए आप योजना रेफर कर सकते हैं। योजना में लैंग्वेज अच्छी लिखी रहती है। एंड न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, द हिंदू हो गया, ई दृष्टि हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आपको लिमिटेड रहना है। ल्यूसेंट आप देखिए। तो ये सारी चीजें हैं। आप कोई भी अपना एक सोर्स खुद का बनाइए कि मुझे इससे अच्छा लग रहा है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, आप उससे पढ़िए। ये सबके पर्सनल चॉइस पे होता है। मेरे कहने से मैं आज कह दिया कि आप घटना चक्री पढ़ के पास हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप
ल्यूसेंट पढ़ के भी पास सकते हैं आप, दूसरी किताबें पढ़ के भी पास हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ करंट अफेयर्स के लिए आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने हैं कि किस किस डेप्थ में पूछता है क्वेश्चन, क्या लेवल है, और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। क्योंकि करंट अफेयर्स यूपीएससी में भी आता है, करंट अफेयर्स बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी आता है, करंट अफेयर्स स्टेट एग्जामिनेशन में भी आता है, लेकिन ये वेरी करता है, हर एग्जामिनेशन के में अलग अलग होता है। तो आपको ये चीजें देखनी है कि आपका जो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज है उसमें कैसा जीके पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। नाउ लॉ में, लॉ के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट के अलावा आप पिछले 10 साल का पेपर उठाइए, उनको पूरा सॉल्व करिए, और मेंस आप प्री से मेंस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप मेंस को कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी हो रही है। मेरा ये कहना ये है, आप प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव लगाइए, मैं वो नहीं मना कर रहा हूँ, आप लगाइए, लेकिन जो आपका दिमाग में आप थिंकिंग लेके चलेंगे तो ऐसा चलेंगे कि मुझे मेंस ही लिखना है, तो मेरे को एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये चीजें दिमाग में रखिएगा। नाउ मेंस के लिए बता दिया मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसका जो पैटर्न है मेंस का एक पैटर्न होता है, वो आप समझिए कि कैसे इसको क्रैक करना है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही समझ में आएगी। ठीक है, जनरल नॉलेज आपको बता दिया ऑलरेडी मैंने। लैंग्वेज पेपर के लिए बताया है कि आप जो भी बड़े बड़े टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उनकी एक समरी बना के रख लीजिए। आपके पास टाइम है तो समरी बना लीजिए, या उनके बारे में जितना आप नॉलेज वीडियो देख सकते हैं सुनते रहिए, 2x स्पीड में, 1.75 स्पीड में, कोई भी ऐसे है या कोई टॉपिक चल रहा है उसके बारे में आप सुनिए। तो इससे आपका क्या नॉलेज एनहांस होगा, डेटा आएगा आपके दिमाग में, तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। आप रट के एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिख सकते, आपको उसका नॉलेज होगा तब लिख सकते हैं अच्छा ऐसे। तो ये सारी चीजें देखिए, क्योंकि यूपीपीएससी जो एग्जामिनेशन है, वहां आपका एनालिटिकल माइंड चेक करते हैं, वहां आपका रटने वाला माइंड नहीं चेक होता है। ये जिस तरह एमपी में हो गया, तो एमपी में एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहां आपको सीधे डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न या ऐसे जो होते हैं, लिखने का ढंग एनालिटिकल होना चाहिए, आपको थोड़ा एक खुद की सोची समझी रणनीति होनी चाहिए कि आप उसमें लिख रहे हैं। आप उनको शो करिए कि हमने इस पैटर्न में आंसर लिखा है, या हमारा ये मत है, ये ओवरव्यू है हमारा इस पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ सब्सटेंटिव लॉ के लिए बताया है कि कंसेप्ट आपको आने चाहिए, और आप उसमें उनके आंसर लिखिए, केस लॉ लिखिए और सारी चीजें, और हर एक टॉपिक का एक कोई लीडिंग केस आप याद करके रखिए, एक या दो। बड़े टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जैसे मान लीजिए राइट टू स्पीच वाला है कंसेप्ट, तो उसमें सीरीज बनती है कि न्यूज़पेपर वाले कई केस हैं, 4-5 हो गए, इंडियन एक्सप्रेस वाला हो गया, डेक्कन क्रॉनिकल हो गया, बेनेट कॉलमैन हो गया, तो ऐसी चीजें आप सीरीज याद कर लीजिए। तो तभी होगा, आप कुछ पैटर्न बना के याद करेंगे, तभी कंसेप्ट बैठेगा और तभी आप याद कर पाएंगे। ठीक है। नाउ प्रोसीजर एंड एविडेंस का भी सेम आपको फॉलो करना है, डायग्राम बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पड़े हैं, उनको देखिए, बार बार सुनिए, और जहां दिक्कत आए तो आप, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप हमें कॉल कर लीजिए, या कहीं भी कोई भी आप जो भी मेंटर आपको गाइड कर रहा है उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ये जो पार्ट है इसके लिए लोकल लॉ के लिए आर मौर्य की बुक आती है, और तौफीज रजा की बुक आती है, और कई सारी बुकें आती हैं। सिंघल ने भी बुक छापी है, परीक्षा मंथन ने बुक छापी। आपको जो जो कोई भी बुक अच्छी लगती है आप उसको उठाइए, और उससे आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और बेयर एक्ट को पहले रीडिंग करना है, उसके बाद ये सारी बुक उठानी है, पहले रेफरेंस नहीं उठाना है। रेफरेंस उठाने से क्या होता है, एक चीज बताता हूँ, आपने पहले अगर रेफरेंस उठा ली तो आपका माइंड जो पर्टिकुलर पॉइंट्स रेफरेंस में दिए हुए हैं सिर्फ उस पर स्टिक हो जाता है, और आप फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके नहीं चलते हैं, आप अपने माइंड को नैरो डाउन कर लेते हैं, अपने माइंड को थका लेते हैं। तो आप पहले बेयर एक्ट आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें आप स्विच करिए। तो ये मेरी एडवाइस है। नाउ इंटरव्यू के लिए आपको बता दिया है कि ये आपको कम्युनिकेशन चेक करता है, आपको नॉलेज नहीं चेक करता है। तो आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कैसे कैसा व्यक्तित्व आप शो करते हैं, तो ये सारी चीजों को चेक करता है। तो आप इसमें उल्लू नहीं बना सकते किसी भी व्यक्ति को। वो जो वहां आपका इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत मैनर्ड लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने
अपनी सर्विस में 20-25 साल दे दिया रहता है, तो कई लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि आप क्या हैं। अगर आप आपके साथ उन्होंने 5-10 मिनट भी बिताया तो आपको समझ जाते हैं, तो आप उनके साथ में झूठ नहीं बोल सकते। तो आप अपने आप को डेवलप करिए। ये एक दिन में नहीं होता, हर व्यक्ति में कमी होती है। मेरे में भी कुछ कमियां होंगी, आप में भी कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को सुधारिए और एक ऐसा जुडिशियल सर्वेंट जैसा एटीट्यूड लाइए, वैसा एक व्यक्तित्व बनाइए। और यही आशा करता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको पार्ट बनना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जजमेंट राइटिंग क्लास चलती है और एमपी स्पेशल सीरीज भी चल रही है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।